रंग। वर्ण मीन्स क्या होता है? लिखने के लिए रंगों की आवश्यकता होती है। किसकी? लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रंगों। हम जो वर्ण लिखते हैं उसका रंगन करते हैं। क्या करते हैं? जो भी हम ध्वनि जो हमारे मुख से उच्चारित हो रही है, जब हम इसको लिखते हैं, इसका लिखित रूप जब इसको लिपिबद्ध करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं? रंगन करते हैं। अर्थात लिखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? रंगों की। ठीक है, बात क्लियर? उच्चारित ध्वनि संकेतों का लिपिबद्ध रूप। वर्ण क्या है? जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं, ठीक है, उसका क्या है? लिपिबद्ध। जो हम उच्चारित ध्वनि संकेत जो जब हम इसको उच्चारित करते हैं तो उसका जो लिपिबद्ध किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण। लिपिबद्ध रूप है जो हमारी ध्वनि उच्चारित होती है, ठीक है, उसको जब हम लिपिबद्ध करते हैं तो क्या कहलाता है? वर्ण। वर्ण चाक्षुष होते हैं, दर्शनीयता इनका सामान्य गुण है। चाक्षुष मतलब, चक्षु मतलब नयन होता है। चक्षु मतलब क्या होता है? चाक्षुष मतलब जो देखा जा सके। ठीक है, हम इसको वर्णों को क्या करते हैं? देख सकते हैं। ध्वनि को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वर्णों को देख सकते हैं। दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण है। जिस तरह से श्रवणीयता ध्वनि का सामान्य गुण है, दोनों में क्या किया जा सकता है? सुना जा सकता है। सुना जा सकता है ना? उस तरह वर्णों को क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। अच्छा, वर्णों में दोनों गुण होते हैं, श्रव्य और दृश्य दोनों लिख लाके। श्रव्य प्लस दृश्य। वर्ण जो उच्चारित, जो ध्वनि के रूप में हम वर्ण उच्चारित कर रहे हैं, तो ये तो सुना भी जाएगा और देखा भी जाएगा, है ना? जब इसका लिपिबद्ध रूप हो जाएगा तो हम इसको देख भी सकते हैं वर्ण को, और सुन भी सकते हैं। तो दोनों आ जाएगा। जो मतलब जो ध्वनि के गुण है तो इसमें भी आ जाएंगे, वर्ण में भी। ठीक है, श्रव्य भी, वर्ण सुने भी जा सकते हैं। जैसे मैंने क कहा तो आप सुन भी रहे हैं, और लिखेंगे जब इसका लिपिबद्ध रूप कर देंगे तो उसको आप देख भी सकते हैं। भाषा के लिखित लघुत्तम दृश्य खंड होता है ये। अब इससे छोटा कोई दृश्य खंड नहीं होता है। ये भाषा का सबसे लघुत्तम दृश्य खंड है जिसे हम देख सकते हैं। ठीक, भाषा की लिखित आधारभूत इकाई है वर्ण ही सबसे छोटी इकाई है जिसे हम लिख सकते हैं। इससे छोटा और कोई चीज नहीं है जिसे हम लिख सकते हैं वर्ण में। ठीक है, वर्ण ही है। ध्वनि को हम लिख सकते नहीं है, सिर्फ सुन सकते हैं। ध्वनि को सुन सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है ना? लिखवाया गया, देखिए लिखवाया गया। लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? देख भी सकते हैं। वर्ण जब लिपिबद्ध रूप में आ जाएगा तो देख सकते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैं एक से और बढ़ा देखा, छुट्टी में सुन भी सकते हैं। सुना जा सकता है ना? वर्ण सुना जा सकता है कि नहीं? बड़ा बाबू देख सकते हैं। परिभाषा देखिए वर्ण की। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन। स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। जो स्वर होते हैं और स्वर रहित व्यंजन। स्वर क्या होता है? अ, ई, ये स्वर है ना? वर्ण क्या होता है? ये व्यंजन क्या होते हैं? तो ये कैसा कह रहा है? स्वर रहित। स्वर रहित लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? क के नीचे हलन, च के नीचे हलन। ये कैसे व्यंजन है? स्वर रहित। ये कैसे व्यंजन है? स्वर रहित व्यंजन है। ये स्वर तो परिभाषा बता रहे कि स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, यू जो स्वर होते हैं हमारे, और उसके बाद जो व्यंजन है क, च, ये जो है, इसको जब हलंत लगा देंगे हम नीचे तब ये स्वर रहित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अगर हम ऐसे लिख दिए इसको,
ये पूरा लिख दिए तो ये स्वर सहित है। कैसा है? स्वर सहित। स्वर सहित है। अगर मैंने इसके नीचे अलंत लगाया तो रहित। स्वर रहित, अर्थात बिना स्वर के। अब इसको हम बोल नहीं सकते हैं, इसमें हम टिक ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना, इसलिए स्वर रहित है। जब हम क बोलते हैं तो उसमें अस्वर सहित आता है, ठीक है। लेकिन इसको हम नहीं बोल पाएंगे, आधा सेकेंड भी हम नहीं बोल पाएंगे इसको। रोक नहीं सकते हम, जिसे हम क कह रहे हैं उससे हम रोक नहीं पाएंगे। आधा ना, तो हमको आधा है तो उसको झटके से उच्चारण करना पड़ेगा, इसको आधा सेकेंड भी हम नहीं रोक पाते हैं, इसलिए क्या है? स्वर रहित। तो क्या परिभाषा क्या बता रही? स्वर एवं स्वर रहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। तो स्वर तो ये अ आ ई, ठीक है, ये क च प, ये क्या है? स्वर रहित व्यंजन है।